आदि क्या है शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी पूर्ति के लिए क्या करता है शैक्षिक प्रशासन का जो सहयोग है वो क्या है बहुत ज्यादा इन अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा को सुनियोजित रूप से प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रशासन क्या करता है अपना कार्य कर रहा है। यानी कि हम जब बात करते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसी शिक्षा की हमारे उद्देश्य में क्या क्या शामिल है। तो एम्स की जब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकें, हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या कराएं, उनको उनके उत्तरदायित्व का उत्तरदायित्व यानी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके बारे में क्या कराएं, उनको ज्ञान कराएं, ताकि जब वो नागरिक बन के आपके देश में एक नागरिक बनकर उसका हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे एक नागरिक होने के नाते क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना क्या है हमारी शिक्षा प्रशासन का कार्य है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह हमारे किसी भी व्यक्ति के क्या करना, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना हमारी शिक्षा का कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या करना, उसकी क्षमताओं को विकसित करना, क्षमताओं को विकसित करना या फिर आप कह सकते हैं उसकी योग्यताओं को विकसित करना क्या है हमारी शिक्षा का कार्य है। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है। और क्षमताओं के अनुसार ज्ञान प्रदान या फिर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार क्या किया जाए, सिखाया जाए, ये हमारी शिक्षा का क्या होता है उद्देश्य होता है। और इन सभी चीजों की पूर्ति किससे होती है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है वो क्या कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है अपने स्तर पर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहा है अपने स्तर पर इन सभी चीजों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। और इन सब चीजों के लिए क्या करना होगा, हमें एक योजना बनानी होगी। योजना कौन बनाएगा, आपका जो प्रशासन है वो क्या बनाएगा, इसके लिए योजना बनाएगा कि इन सभी कार्यों को किस प्रकार से पूरा किया जाए, विद्यालयों के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाए ताकि वो इस प्रकार की योजनाओं को पूरा कर सके। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक उद्देश्य के रूप में हो जाती हैं कि वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ऐसी नीतियां लेकर आएंगे, ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे जो क्या करेगी शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में क्या करेगा, शैक्षिक प्रशासन अपना सहयोग देगा। और इसके माध्यम से हम विद्यालय के सभी और शैक्षिक संस्थाएं मतलब जितनी भी हमारी क्या है एजुकेशन की डिपार्टमेंट है या फिर एजुकेशन की जो भी ट्रस्ट है या स्कूल है कॉलेज है, जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे पास शिक्षा की, उन सभी कार्यों को क्या करने में, संपन्न कराने में क्या करता है, उनकी सहायता करता है। यानी आप कह सकते हैं कि क्या करेगा कि जितने भी हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उन सबको क्या करेगा, सहयोग करेगा अपने स्तर पर, उनको उन पर नियंत्रण रखेगा ताकि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है शैक्षिक प्रशासन लेकर आ सके। फिर शैक्षिक प्रशासन के कार्यों की बात करेंगे कि क्या क्या काम होते हैं फिर किसी भी शिक्षा के प्रशासन के। तो आधुनिक युग में शिक्षा का जो उत्तरोत्तर विकास होने के कारण प्रकाश प्रशासन के कार्यों में वृद्धि होती है। यानी कि आज के समय में आप ये देखेंगे कि जब भी क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, प्रशासन के कार्य। प्रशासन ऐसे कार्य करता है या फिर आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है अपने स्तर पर ऐसी चीजों को पूरा कर रहा है जो क्या लेकर आएंगे, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास लेकर आएगा। तो शैक्षिक प्रशासन में लगे हुए जितने भी लोग हैं शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा जगत की सेवा करने की भावना से जितने भी लोग क्या है शिक्षा के प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के कार्यों से क्या होता है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और इससे क्या होगा, हम अपनी शिक्षा में क्या लेकर आ सकते हैं, विकास लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो विकास का मतलब क्या होता है कि जो भी विकास आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है वो किस वजह से, वो हमारे शैक्षिक प्रशासन के कार्यों से देखने को मिल रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है उन कार्यों से ये विकास आपको देखने को मिलता है। और इसमें शैक्षिक प्रशासन में लगे हुए जितने भी आप कह सकते हैं जो कर्मचारी आप कह सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स आप कह सकते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं, मतलब अपने अपने काम को क्या कर रहे हैं अपने आधार पर पूरा कर रहे हैं, जिस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर उनके लिए क्या कर पा रहे हैं, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की क्या कर पा रहे हैं, स्थापना कर पा रहे हैं।
तो ये जो शिक्षा संबंधी हमारे उद्देश्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा जगत में क्या है, एक सेवा की भावना होनी चाहिए। मतलब कि जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास में आपको ये नहीं देना है, देखना है कि आपको क्या लाभ हो रहा है, ये आपको देखना है कि जो जन कल्याण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जन कल्याण की भावना, ये लोगों के कल्याण के लिए काम करता है प्रशासन। ठीक है, प्रशासन क्या कर रहा है, लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि लोगों से उसे क्या मिल रहा है, वो केवल ये देखता है कि लोगों की जरूरतों को, लोगों की आवश्यकताओं को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर जो है एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है लेकर आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के जो गोल्स होते हैं कि एजुकेशन को इम्प्रूव करें, उनके फंक्शन में, उसके कार्य करने की जो विधि है उसमें क्या लेकर आए, सुधार लेकर आए, लगातार सुधार उसमें आना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो समाज के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो है हम लेकर आ सकें। तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप हमें क्या करती है कि अगर आपके पास एक प्रजातांत्रिक वातावरण है या फिर एक ऐसे नागरिक हैं जो प्रजातंत्र को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन स्तर को, अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। और एजुकेशन के प्रोग्राम क्या करते हैं, इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपके बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक सेवा भाव रखकर आपके लिए ऐसी अच्छे प्रशासन की व्यवस्था कर सके, अच्छी व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर सके। और इसके लिए सबसे पहले क्या करता है प्रशासन, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रबंध करेगा कि शिक्षा के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, और आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकताएं मतलब कि एक ही जगह पर बहुत सारे साधन उपलब्ध कराना, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहा है, वो प्रबंध कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट कर रहा है, चीजों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर रहा है। तो शिक्षा प्रशासन क्या करता है, विद्यालय या संस्था के लिए जो प्रबंधन है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो करता है, वो मानवीय संसाधनों को साथ साथ में भौतिक संसाधनों को क्या करता है, एक साथ लेकर आता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ही जगह पर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक ही स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था जो है हम कर देते हैं, जिसमें व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था तो हर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको हम किसका नाम दे सकते हैं, इसको हम विद्यालय का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कि स्कूल में हमने बहुत सारी अरेंजमेंट कर दी, और इन व्यवस्थाओं को, इन संसाधनों को उपलब्ध कराना, व्यवस्था करना का काम किसका होता है, हमारे प्रशासन का। ठीक है, तो प्रबंध करना किसका काम है, प्रशासन का, कि वो आपके लिए जैसे स्कूल की सरकार के द्वारा आपके लिए क्या खोले गए हैं, विद्यालय खोले गए हैं, स्कूल। अब ये विद्यालय भी आवश्यकताओं के आधार पर, तो आपने देखा जैसे प्राथमिक विद्यालय आपको देखने को मिलते हैं, आपको माध्यमिक विद्यालय देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको उच्च या वरिष्ठ विद्यालय जिसे आप कहते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो इन विद्यालयों की स्थापना किस आधार पर की जाती है, आपकी आवश्यकता के आधार पर, कि सरकार को या प्रशासन को जब लगता है कि प्राथमिक शिक्षा की कहीं पर आवश्यकता है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि हम एक अच्छी स्तर की शिक्षा या उत्तम व्यवस्था जो है लेकर आ सके। फिर इन विद्यालयों में हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराना, कि आपके लिए जो भी संसाधन है, स्कूलों में क्या होता है कि हर एक चीज को, जैसे आप पुस्तकालय बनवा रहे हैं, किताबों के लिए बुक्स अरेंजमेंट करवाना, ठीक है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड अरेंज कराना, जो सब उनकी अलग अलग तरह के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैब यानी प्रयोगशाला, लाइब्रेरी का निर्माण कराना, ठीक है, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी क्या है, ये सारी अरेंजमेंट है, प्रबंध आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के कार्यों में शिक्षा क्षेत्र का कार्य क्या है, सुचारू रूप से चलता रहे। जब ये सारी चीज आपके पास उपलब्ध होंगी तो क्या होगी, आपका विद्यालय, आपका स्कूल की जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, उस व्यवस्था में स्थिरता आएगी और अपरिवर्तनशील इसको नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब जब समय समय पर जब आपको लगता है कि चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं। इसलिए आपकी जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास भौतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अध्यापक हैं वो मानवीय संसाधन है, या फिर आपके पास तो करिकुलम है, जो किताबें आपको लगाई जाएंगी, उनके अंदर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हम जैसी आवश्यकता है वैसी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें, जिससे प्रत्येक समय आवश्यक सुधार और नवीन विचारों को हम क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित करते हैं, कि स्कूल में
हमेशा क्या होना चाहिए, कुछ नया ऐड होता रहना चाहिए। ठीक है, कि जैसे आपने को पता है कि समाज में हर वक्त चेंजेस आते रहते हैं, शिक्षा में हर क्षेत्र में हमेशा बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो उस बदलाव को, नवीन विचार को, मतलब कोई नई विचारधारा है तो उन विचारों को क्या करना, साथ लेकर चलना। और इसके अलावा जो सुधार आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में है, उन सुधारों को भी क्या करना, आपको अपनाना है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे अध्यापकों को ट्रेनिंग दिलाना, या फिर आपके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हो रहा है तो उसमें बदलाव करना, ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि हम क्या कर रहे हैं, बदलाव के साथ चल रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बदलाव हमेशा होता रहता है और आपको उसे एक्सेप्ट करना है। फिर है निर्देशन यानी कि गाइडेंस। तो शिक्षा का प्रशासन जो है वो निर्देशन का कार्य करता है, जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्देशन मतलब जैसे कि हमारा जो भी प्रशासन है, अब प्रशासन के पास क्या होता है, बहुत सारा अनुभव होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से चल रहा है। उसके पास क्या है, एक लंबा अनुभव है। उसके पास क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं जो हर एक क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, साधन होते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होती है, पावर, आप कह सकते हैं शक्ति होती है बदलाव लाने की। और ये सारी चीजें जब प्रशासन के पास हैं तो वो क्या कर सकता है, वो निर्देशन दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है। कि गाइडेंस किसको जरूरत है, गाइडेंस की आवश्यकता किसको होती है, हमारे स्कूल्स को हो सकती है, आपके कॉलेज को हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को हो सकती है। तो प्रशासन क्या कर सकता है, आपकी समस्याओं को समझकर, अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए क्या देगा, आपको गाइडेंस दे सकता है। तो कोई भी शिक्षा का क्या है, केंद्र है, वहां पर आपको लगता है कि कोई काम या किसी चीज या कोई योजना बनाने में आपको ऐसी समस्या हो रही है, या आप उसे बनाने में सफल नहीं हो रहे, या फिर आपकी बनाई हुई योजनाएं क्या है, काम नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रशासन का क्या ले सकते हैं, निर्देशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर प्रशासन कभी आपके पास चेकिंग के लिए आ रहा है, या फिर किसी प्रकार की वो आपको जानकारी या आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको उसे अपनाना चाहिए। आपके विद्यालय के स्तर को अच्छा बनाने में क्या करेगा, ये सहयोग करेगा। तो संगठन के व्यक्तियों को कार्य करने की प्रणाली का ज्ञान उत्तम प्रशासन से ही कराते हैं। कि जब भी कोई संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को कार्य करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में सबसे ज्यादा कौन अवगत करा पाता है, प्रशासन ही आपको बता पाता है कि किस कार्य को कैसे पूर्ण करना है। परंतु उसमें निर्देशन की क्षमता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, कि उसके पास क्या है, किसी प्रकार का पाबंदी नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए वो अपने निर्णय के लिए। और निर्देशन वस्तुतः वातावरण के आधार पर भी दिया जा सकता है, कर्मचारी आपके स्टाफ के आधार पर दिया जा सकता है, समान या साथ सज्जा की जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। या फिर धन के अधिकार पर भी दिया जा सकता है, कि आपके पास अगर क्या है, कि आर्थिक चीजों से संबंधित, कि आपको अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं में क्या सुधार कैसे करना चाहिए, या फिर आपके पास आर्थिक तंगी है तो उससे संबंधित जो व्यवस्था है उसको, क्या आपको अपने धन को कैसे व्यय करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसी योजनाएं उसके संबंध में लेकर आनी चाहिए, इस आधार पर भी क्या दे सकता है, निर्देशन वो आपको दे सकता है। कि गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बेहतर अनुभव है और आपसे ज्यादा बेहतर। आप केवल एक ही स्कूल को संचालित कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, पूरे जिले की चीजों को संचालित करता है। ठीक है, पूरे स्टेट की चीजों को संचालित करता है। फिर आपके पूरे देश को, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या फिर अन्य जो बोर्ड हैं, वो क्या करते हैं, पूरे देश में लागू है, तो उनके उन्हें एक साथ बहुत सारी चीजों को संभालना होता है, तो बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, आवश्यकताओं को समझ पाते हैं। तो उनसे आप क्या ले सकते हैं, निर्देशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। फिर है नियोजन करना। तो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा संबंधी योजनाओं का निर्माण करना है। इन योजनाओं का कार्य करना है किस प्रकार से होगा, और इनके लिए किस प्रकार की विधियां जो है हमने बनानी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो उद्देश्य है, एक उद्देश्य उसका क्या हो सकता है, कि वो क्या करे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन क्या कर सकता है, शिक्षा संबंधी योजनाएं बना सकता है। ठीक है, कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, योजनाएं बना सकता है। ठीक है, जैसे आपके लिए नए करिकुलम का निर्माण करना है, नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है तो उसका निर्माण कर रखता है।
पाठ्यक्रम में चेंज या बदलाव लेकर आना है तो उसका निर्माण, कुछ नया जोड़ना है पाठ्यक्रम में तो वो नया बदलाव या नया चेंज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को अगर हटाने की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसे क्या कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, उसे किताबों से हटा सकता है। ठीक है, इसके लिए कार्य किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या रणनीति होगी या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए क्या विधि होगी, उस विधि का भी क्या बना सकता है, योजना बना सकता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। योजनाओं का कार्यान्वयन, कि कोई भी योजना अगर प्रशासन ने बनाई है तो उसको लागू कैसे किया जाए, इन सभी विधियों के संबंध में क्या करता है, वो निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कि पाठ्यक्रम में या फिर आप कह सकते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की, पढ़ाने की जो विधियां हैं उसमें बदलाव लेकर आना है तो वो भी क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं वो क्या करता है, निश्चित करता है कि योजनाएं पूर्व, यदि पूर्व निश्चित हो तो भविष्य में कार्य करना सुविधाजनक होता है। मतलब अगर प्रशासन क्या कर लेगा, पहले से योजनाएं बना लेगा, पहले से अपने टारगेट जो है वो फिक्स कर लेता है, तो उसको निश्चित ही क्या मिलेगी, भविष्य में सफलताएं मिलेंगी, वो अपने भविष्य को ज्यादा बेहतर बना पाएगा। तो योजनाओं का उद्देश्य कम समय में कम व्यय में उत्तम कार्य करना, कि योजना बनाने से या प्लानिंग बनाने से, ठीक है, कि जैसे कोई भी आपने उद्देश्य अगर निर्धारित किया है, मान लीजिए वर्ष 2025 चल रहा है, तो इस वर्ष में प्रशासन ने ये सोच लिया कि इस 2025 से मुझे 2026 तक क्या करना है, अपने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए वो क्या बना लेगा, प्लानिंग कर लेगा, योजना बना लेगा, रणनीति आप कह सकते हैं। और योजना बनाने से क्या है, हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं, उनसे होने वाले बेनिफिट, ठीक है, फायदे या नुकसान को देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके परिणाम जो है उनको देखकर क्या कर सकते हैं, रणनीति में। और इस तरह से जब हम काम करते हैं, किसी भी योजना का उद्देश्य क्या होता है कि समय, कि कम समय में या फिर आप कह सकते हैं निश्चित समय में हमें क्या करना है, कम खर्च में अच्छे कार्य यानी अच्छे आउटपुट, अच्छे रिजल्ट जो है अगर प्राप्त करने हैं तो योजना बनाना क्या है, एक बहुत ही बेहतर कार्य हो सकता है। और योजना जैसे आप भी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है या फिर आप घर पर हैं, तो पूरे दिन अपने घर को कैसे आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, चलाना है, उसके लिए आप योजना बनाते हैं। पूरे मंथ में कैसे आपको अपने घर में आर्थिक चीजों को बनाकर रखना है, उसके लिए योजना बनाते हैं। तो वो चीजें क्या करती हैं, आपके कार्यों को आसान बना देती है। तो योजनाएं हर तरह से क्या करती हैं, आपकी चीजों को सरल बनाने में आपकी सहायता करती हैं। फिर हम बात करेंगे कार्यकर्ताओं के बारे में, यानी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके बारे में। तो एक संगठन या फिर किसी भी संस्था में अनेक कर्मचारी होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं, तो उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो आप जिस भी पद पर हैं, जो भी कार्य है आपका, आप उस कार्य को अगर सही प्रकार से कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग कर सकते हैं जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जैसे अध्यापक, क्लर्क, प्रधान अध्यापक या फिर अन्य कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो शिक्षा के प्रशासन का ही एक हिस्सा होती है। तो कर्मचारियों की सेवा, सुरक्षा, उनकी पदोन्नति आदि सुव्यवस्था में भी प्रशासन को पर अवलंबित होती है। ठीक है, तो जब आप, जैसे आपके जितने भी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके हितों का ध्यान रखना भी क्या है, आपका ही कार्य होता है। तो जो स्टाफ है, जैसे आपके अध्यापक आते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो क्लर्क आते हैं, या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका अदर स्टाफ है, ठीक है, इन सभी के भविष्य के बारे में सोचना। ठीक है, कि जब ये अपने कार्य को सही प्रकार से कर रहे हैं तो इनके पद को क्या करना, उन्नत करना, इनको क्या करना, मतलब कि और बेहतर पद इनको देना, कि अच्छा आप कह सकते हैं कि पोजीशन एक प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको सुरक्षा के स्तर पर सिक्योरिटी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हेल्थ के आधार पर, ठीक है, उनकी फैमिली का, उनका, या फिर हॉलीडेज के आधार पर, कि छुट्टियों की आवश्यकता भी होती है, उस आधार पर भी उनके पास अपने कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ही क्या है कि उनको एक सिक्योरिटी अनुभव हो कि आपके पास क्या होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी या फिर उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उस आधार पर उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं रखते हैं, तो वो भी अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है, और चीजों को सही समय पर पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। तो शिक्षा का प्रशासन क्या करता है, इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में
जो भी अध्यापक या क्लर्क जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समय पर क्या करना, उनकी पद पर उन्नति, आपको लगता है कि वो अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कहीं अच्छी आपको अपॉइंटमेंट देनी चाहिए या फिर उनको कोई अदर बेनिफिट आपको देना चाहिए, तो वो भी उनके लिए क्या होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो प्रशासन क्या करे, इसमें ज्यादा देरी ना करें, सही समय पर सही डिसीजन लेकर क्या करें, उनकी सहायता करें, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करने में, उनके अनुभव को बढ़ाने में, समय समय पर ट्रेनिंग लगवाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें क्या करें, अपने स्टाफ को सहयोग दे, और स्टाफ भी क्या करेगा कि इस आधार पर वो अपने कार्य को सही समय पर, ठीक है, कि अपने कार्य को या अपने कार्य के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनको सही समय पर पूरा कर कर क्या करेगा, प्रशासन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा, ताकि हम उसे सही और निश्चित समय पर जो है वो प्राप्त कर सकें। फिर है वित्तीय नियोजन करना, यानी आर्थिक रूप से क्या करना, चीजों को पहले से ही प्लान करके रखना। तो वित्तीय नियोजन से आप ये समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से चीजों को क्या कर रहे हैं, संचालित करके चल रहे हैं। तो शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य हैं, ठीक है, उसमें क्या है, धन की आवश्यकता हमेशा होती है, कि जब भी आप बात करेंगे ना किस चीज की, बदलाव की, कि आप क्या लाना चाहते हैं अपने विद्यालय में, चेंज लेकर आना चाहते हैं, बदलाव लेकर आना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, उसमें और कोई परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, या फिर और नई सुविधाएं उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है, इन सभी में क्या करना होगा, आपको व्यय करना होगा, आर्थिक रूप से क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो धन है, आपकी जो बेनिफिट है, उससे आवश्यक आपको ये अनुमान लगाना, उसका लेखा जोखा रखना कि कहाँ पर आपको कितने जो खर्च है वो करने हैं, अधिक व्यय न हो, कम खर्च हो, उसको नियंत्रित भी करें, मतलब जो ऐसे खर्च होते हैं जो आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं कि आप स्कूल में हैं, आपको लगता है कि स्कूल की कि कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता है, जरूरत है, आपने उसको जांच लिया, आपने देख लिया कि हाँ वास्तव में चेंज करना पड़ेगा। तो जो आवश्यकताएं आपको लगता है कि बहुत जरूरी हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो क्या है आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, उनको आप क्या करेंगे, पहले पूरा करेंगे, और आपको लगता है जी जिनके बिना अभी भी थोड़ा काम चलाया जा सकता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, बाद में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो धन है, अपना जो व्यय यानी खर्च है, उसको क्या कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे, ठीक है, कि और अनावश्यक जो खर्च होते हैं कि जहां जब आवश्यकता नहीं है वहां पर खर्च करने से रोकने में आपको क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो अनावश्यकता के आधार पर जो भी चीजों पर आप क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पर क्या लगाना, रोक लगाना। तो जब भी हम क्या करते हैं कि किसी चीज के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, इसकी पूर्व योजना आपको बना लेनी चाहिए कि आपके विद्यालय में एक वर्ष में क्या क्या होने वाला है, उनमें आपको कितनी चीजों पर क्या व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, ये एक कुशल योजना बनाने जैसा है। तो कुशल प्रशासन क्या करता है, हमेशा एक बजट बनाकर रखता है, उसे शिक्षा संबंधी व्यक्तियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के कार्य को क्या करते हैं, योग्य होना चाहिए। कि हर चीज में, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी क्या करता है, अपने एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करता है, एक बजट बनाता है। तो सरकार, आपने देखा है कि सरकार क्या करती है, हर राज्य को हर क्षेत्र के लिए क्या देती है, बजट रिलीज करती है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए इतना रुपया दिया गया है, हेल्थ के लिए इतना दिया गया है, और उसको हमें क्या लगाना है, शिक्षा के क्षेत्र में लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता, जैसे आपके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, तो ये फ्री एजुकेशन कहाँ से आती है, इसी बजट से आती है। आपको अलग अलग तरह की जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो भी यहीं से आती है, ठीक है। आपको जो फ्री में बुक्स दी जाती हैं उनका खर्चा सरकार उठा रही है, तो वो इसी बजट से निकलेगा। तो किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाने की आवश्यकता है, कैसे हम बेहतर शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए आपको एक बजट बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है प्रशासन को, कि किस क्षेत्र में कितना हमें जो है पूंजी लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर बन सकेगी, हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार मिल सकेगा। फिर हम बात करेंगे आलेखन के बारे में। तो आलेखन शिक्षा क्षेत्र में अनेक बातों के संबंध में प्रशासन को जानकारी रखनी होती है। तो अलग अलग जितने भी आपके प्रशासन है
उनके जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे शिक्षा में अधिकारियों की, सरकारी आदेशों की, विभिन्न समुदायों की, अलग अलग जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी, प्रशासन अपनी दृष्टि में रखता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, हर चीज को नियंत्रित कर रहा है, तो हर चीज पर उसकी क्या होती है, अपनी दृष्टि होती है। वो उनको क्या कर रहा है, देख रहा होता है, उन पर नियंत्रण। तो संगठन के अध्यक्ष तथा समाज के सदस्यों को किसी विषय का सही ज्ञान कराना प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। ठीक है, कि जो संगठन है, जो अध्यक्ष हैं या फिर समाज के जो सदस्य हैं, उनका किसी भी विषय पर सही ज्ञान कराना, सही विषय के बारे में उन्हें बताना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है जो प्रशासन करता है। प्रशासन यदि विज्ञापित के संबंध में अज्ञान रखता है, समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होता है, तो उच्च अधिकारियों के प्रति जो समस्याएं हैं, परिस्थिति हैं, ठीक प्रकार से परिचित कराने में सफल होता है, तो ऐसे प्रशासन की योग्यता में संदेह होने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रशासन अगर क्या नहीं कर रहा, आपके लिए सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, कि समाज के जो सदस्य हैं, ठीक है, कि हमारे समाज को किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अगर प्रशासन उन्हें इस चीज से अवगत नहीं करा रहा है, या फिर जो भी चीजें क्या हो रही हैं, विज्ञापित हो रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिन चीजों का क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, अगर प्रशासन आपको उससे अवगत नहीं करा रहा, समाज को उससे अवगत नहीं करा रहा, या फिर लोगों को समस्याओं से अवगत नहीं करा रहा कि आज हमारे देश की समस्याएं या हमारे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके प्रति अगर वो लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो प्रशासन कैसा है, वो अपने प्रशासन अपने कार्य को लेकर क्या है, सीरियस नहीं है, और क्या कर रहा है, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों को क्या कर रहा है, बिना देखे ही इनको जो है वो छोड़ रहा है। तो उसे कभी भी क्या नहीं मिलेगी, अपनी प्रशासन में योग्यता नहीं मिलेगी, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में उन्हें ना तो सहयोग मिलेगा, ना ही वो क्या कर पाएंगे, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे। तो इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो शोध करना चाहिए। शोध करना होता है क्या, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करें, उसके बारे में रिसर्च करें, ठीक है, कि क्या किया जाए, सबसे पहले तो खोज आ जाए कि हमारे पास क्या है, खोजना क्या है, हमें हमें अपनी समस्याओं को खोजना है, ठीक है, कि हमें हमारे समाज में हमारी समस्याएं क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, व्यवस्थाएं कैसी व्यवस्थाएं हैं, हर एक तरह की जो समस्या है सबसे पहले उसको खोजना है, फिर उसका निरीक्षण करना है कि क्या वास्तव में ये समस्या समस्या जैसी है भी, या केवल हमारे देखने का नजरिया है। तो अभिलेख में 3 कार्यों को क्या करने के लिए प्रशासन विज्ञापित लेखन का कार्य भी ठीक प्रकार से कर सकता है, कि अभिलेख के 3 कार्यों को करने के से मतलब 3 चीजों को सही प्रकार से देखने से, कि अधिकारी जो है अपने काम को सही प्रकार से करे, सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हो, और अलग अलग समुदाय में जितने भी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उन क्रियाकलाप पर क्या होनी चाहिए, उनकी दृष्टि होनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं तो क्या कर पाते हैं, वो अपने प्रशासन में जो भी विज्ञापित लेखन है उसको क्या कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे स्टाफ के साथ प्रधानाचार्य के संबंध कैसे होने चाहिए। तो किसी भी स्टाफ के साथ उसके जो हमारे प्रधान अध्यापक होते हैं उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, वो तब हो सकती है जब आपके और आपके स्टाफ के बीच में क्या हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो स्टाफ क्या है, एक प्रकार का सजीव समान है, ठीक है, मानवीय संसाधन आप इसे कह सकते हैं, कि क्या है, कि एक प्रकार का मानवीय संसाधन है। तो स्टाफ के साथ प्रधानाचार्य के संबंध, स्टाफ एक मानवीय संसाधन है और कोई भी प्रधान अध्यापक, कोई भी प्रिंसिपल अपने स्टाफ के पूर्ण सहयोग के बिना विद्यालय को संचालित नहीं कर सकता। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्टाफ आपको क्या करे, पूरी तरह से सहयोग करे, तो उसके लिए क्या है, आपको स्टाफ सदस्यों के साथ उनके हाथ, साधन और एजेंट बनना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टाफ को सहयोग करना पड़ेगा, उनके लिए क्या बनना पड़ेगा, एक सोर्स बनना पड़ेगा, एक एजेंट बनना पड़ेगा। यदि स्टाफ के साथ संबंध प्रधान अध्यापक के साथ बिगड़ जाते हैं तो सारे स्कूल में क्या होती है, परेशानी होती है, अव्यवस्था लागू होती है, और जिसके
उसके सभी अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उसको क्या करना है, कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक संचार खुला संचार मतलब जहाँ पर विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो क्या कर सके, अपनी बातों को प्रधान अध्यापक के सामने रख सके। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की वार्तालाप आप कह सकते हैं कि बातचीत जो कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का क्या ना हो, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए कि आपको भय लग रहा है किसी बात को कहने से। तो एक ओपन कम्युनिकेशन जिसमें जो स्टाफ है उसके साथ आपकी वार्तालाप या बातचीत, ठीक है, उनके सुझाव लेना, ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले उनकी या फिर किसी भी बदलाव को लाने से पहले उनको क्या कराना, उन चीज़ों के बारे में बताना, अवगत कराना। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें या नियम जो भी आप बना रहे हैं वो सीधे लागू हो जाते हैं। तो लागू करने से पहले क्या है, आपको अपने स्टाफ को क्या कराना है, उन चीज़ों से अवगत कराना, उनके बारे में बताना है, उनसे सुझाव लेना है, उनसे राय लेनी है। या फिर कोई नई नीति या नहीं कोई नया नियम बन रहा है तो उसको बनाने के लिए क्या करना, उनका उनकी सहायता लेनी या फिर उनका सहयोग लेना। ठीक है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन जो है आपके और आपके स्टाफ में होना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। ठीक है, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब आपसी जो सम्मान है एक दूसरे का, वो एक दूसरे का करना है आपको। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि आप अपने स्टाफ का सम्मान करेंगे और स्टाफ जो है वो आपके प्रति भी क्या रहेगा, एक सम्मान का भाव रखेगा। तो जब आप अपने टीचर्स के प्रति क्या रखते हैं, इस प्रकार की भावना रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनके प्रति सम्मान दर्शाते हैं या सम्मान का भाव रखते हैं, तो अध्यापक भी क्या करते हैं, आपकी बातों और आपके विचारों का सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार की भावना जो है वो एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। तो इससे क्या है, ये सम्मान क्या करेगा, आप दोनों के रिलेशन को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो आपके संबंधों में आप कह सकते हैं क्या लेकर आता है, मधुरता लेकर आता है। एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं एम्पैथी होनी चाहिए। ट्रस्ट यानी कि विश्वास भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, कि अध्यापक को प्रधान अध्यापक पर और प्रधान अध्यापक को अध्यापक पर विश्वास होना कि जो भी वो कार्य कर रहा है वो क्या करेगा, उनकी बेहतरी के लिए करेगा, उनके अच्छे के लिए करेगा, उनको अच्छे अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, एक दूसरे को इससे क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी, कि आपका जो उत्पादन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कि स्टाफ आपको सहयोग कर रहा है, आप स्टाफ को अगर सहयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप दोनों का सहयोग से जो आपका आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे क्या होगा, आपका जो स्कूल है उसका जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। आपका स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एक बेहतर रिलेशन जो है आप दोनों के बीच में स्थापित करने की कोशिश करती हैं और एक बेहतर वातावरण आपको देती हैं। परंतु इन संबंधों को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उसमें बहुत से प्रधान अध्यापक इस काम करने में असफल रहते हैं। और उनको कुछ ऐसे सिद्धांतों को पर चलना चाहिए जो सहयोग और प्रसन्नता का प्रदान करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर आ सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन, कैसे एक दूसरे पर विश्वास कायम कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें क्या करना है, सहयोग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटेलशिप हटाना है। ठीक है, डिटेलशिप क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को कठोरता से लागू किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति का जो क्या चल रहा है, शासन चल रहा है, उसको हम डिटेलशिप कहना है। तो इसको क्या करना है, हमें हटाना है।
तो समय बदलने के साथ आप ये देखेंगे कि प्रधान अध्यापक के जो संबंध है, उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, बदल चुका है। और उसको तानाशाह या शक्तिशाली बनने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप हर एक चीज पर अपना जो अनुशासन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, आपके साथ, आपके जो प्रधान अध्यापक के साथ आपके अध्यापक के जो संबंध है उनको खराब करते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं करना है आपको, तानाशाही, डिक्टेटरशिप मतलब होता है कि हमें क्या करना है, तानाशाही को हटाना है। तानाशाही का मतलब जहां पर क्या है कि जैसे जो प्रधान अध्यापक है वहां पर उनकी ही मर्जी चल रही है। ठीक है, सही या गलत हर एक चीज को क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ठीक है, अध्यापकों को बोलने का अधिकार ना हो, या फिर हर चीज के लिए क्या करना पड़ रहा है कि सख्ती से किसी चीज को लागू किया जा रहा है, लोगों को अपने विचारों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार के जो एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को लो करते हैं। ठीक है, आपके और आपके अध्यापकों के जो संबंध है उनको खराब करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने दृष्टिकोण को, मतलब अपनी विचार को बदलना है, और उस उन आपको तानाशाह या शक्तिशाली बनने की जो आज्ञा आपको मिल जाती है, मतलब एक पद है आपके पास जहां पर आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तब अध्यापकों को डॉक्टरों या धमकी देकर अथवा उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाकर किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोई भी नियम आप विद्यालय के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आप नीति बना रहे हैं, कोई योजना आपके द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है, तो आप जब ऐसी कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, अपने अध्यापक का सहयोग लेना है कि मैंने अगर ये नीति बनाई है तो इसमें लोगों का या आपके अध्यापक का या आपके स्टाफ का क्या सुझाव है, क्या उनको ये नीति ठीक लग रही, विचारों को जानने की कोशिश करना, ये एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो कभी भी प्रधान अध्यापक को क्या नहीं करना है कि किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि धमकी देना, या फिर क्या करना है कि किसी के सम्मान को चोट पहुंचाकर किसी कार्य को पूरा कराना। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं जी, अनावश्यक दबाव अगर आप किसी पर बना रहे हैं, अध्यापक पर, कि ऐसे ही कार्य को करना है या इस प्रकार से संचालित करना चाहिए, तो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, अध्यापक की जो रुचि है आपके कार्य में वो खत्म करता है। तो वर्तमान समय में एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर या फौजी जनरल की भांति काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक मित्र भाव आपके मन में होना चाहिए। आप अध्यापकों का क्या करें, मार्गदर्शन करें, मतलब अगर उनसे कोई गलती हो रही है या कहीं पर कोई आपको लगता है कि गाइडेंस या निर्देशन की आवश्यकता है, तो आप उन्हें क्या करें, वो देने की कोशिश करें, उनका मार्गदर्शक बने, उनको गाइडेंस दें, ना कि उनको नियंत्रित करें। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां वो क्या करेंगी, आपके साथ, उनके सदस्यों के साथ आपके जो संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने स्टाफ के प्रति एक मित्रपूर्ण जो व्यवहार है वो रखना है, ताकि आपके और आपके स्टाफ के संबंध जो है वो बेहतर बने रहें। फिर स्टाफ का सम्मान करना, कि आपका जो स्टाफ है उसका क्या करना है, सम्मान करना है। तो प्रधान अध्यापक को स्टाफ सदस्यों के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ प्यार से बातें करनी चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, उनसे उचित बर्ताव करना, उनके अंदर एक उत्साह, मोटिवेशन लेकर आना, उनके प्रति ऐसे बर्ताव को लाना जो उनको क्या करेगा, विश्वास लेकर आएगा, उनको क्या करेगा, प्रेरणा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है अपने स्टाफ के प्रति या बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका होना चाहिए कि आप क्या बने, स्टाफ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं, कि आप उनको क्या दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं। ठीक है, उनके समस्याओं के लिए क्या ढूंढे, समाधान ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, उनको मोटिवेट करें, उनके काम को क्या करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो उनसे अगर कोई गलती होती है तो उन्हें सुधारने का क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उनको आगे बढ़ने की क्या दें, अपॉर्चुनिटीज दें, अवसर प्रदान करें, ताकि वो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाए। तो उनके अंदर ये सारी चीजों को जागृत करने का क्या करना है, आपको सहयोग करना है। तो उनके प्रति आपको ट्रस्ट और विश्वास का भाव रखना है, जो क्या करेंगे, आपको उनके प्रति
और उनको आपके प्रति क्या करेगा, प्रभावित करेंगे ये गुण, और वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को पूरा करने में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। फिर हम बात करेंगे समानता की, कि प्रधान अध्यापक को सभी अध्यापकों के साथ कैसा रखना है, समानता का व्यवहार रखना है, कि सभी के साथ आपका जो व्यवहार रहेगा वो एक जैसा रहेगा अध्यापक के साथ। तो प्रजातंत्र के युग में समानता और मातृभाव जो दोनों है वो क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब कि समानता, सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए, ठीक है, विद्यालय में। और सभी के प्रति आपका क्या होना चाहिए, एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे कि भाईचारे का होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रधान अध्यापक को सभी अध्यापकों के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सभी को समान अवसर दें, और उन्हें सक्षम बनाने में समानता का अधिकार, यानी बातचीत करने का अधिकार, उन्हें किसी कार्य के प्रति, किसी भी अध्यापक के प्रति गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कारण है नहीं बनना है, या फिर अगर हो गई है तो उसे दूर करने का प्रयास करना है, ना ही आज्ञाकारी या प्रिय होने चाहिए। मतलब सभी अध्यापक के प्रति आपका जो है समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अध्यापक आपके ज्यादा क्लोज है, वो आप उसकी सारी बातें मानते हैं, या फिर उसको ज्यादा छूट मिली हुई है। सभी को समान कार्यभार आपको देना है, तो उनको उनका मालिक बनकर नहीं बल्कि उनका मित्र बनकर उनको क्या करना है, सहयोग करना। और अगर आप ऐसे विचार रखते हैं तो आप एक अच्छे वातावरण क्या कर पाएंगे, अपने विद्यालय में बना पाएंगे। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, आपके विद्यालय का एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होगा, और वो क्या करेगा, आपके